नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चित्रांकन के हमारे मेहमान हैं ब्लू आर्टिस्ट के रूप में मशहूर हो चुके सम्मानित श्री शरद जी भारद्वाज। शरद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चित्रांकन के भीतर है। आप एक बड़े कलाकार के रूप में, बड़े विज़न के कलाकार के रूप में पहचाने जाते हैं। खासतौर से देश दुनिया की भी बात की जाए तो आप राजस्थान से आते, हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे आपके आर्ट को लेकर। आप जिस तरह से लगातार नवाचार पर नवाचार भी करते दिखाई देते हैं, सुने भी जाते हैं, आपके इंटरव्यूज़ भी काफ़ी चर्चित रहते हैं जिस अंदाज में आप अपनी बात कहते हैं, क्योंकि राजस्थान का व्यक्ति यूँ भी कहा जाता है कि बहुत ही दिल से बात करता है और वही खूबी आपके भीतर भी कूट कूट के भरी सी गई। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे आपके बाल्यकाल से। कहाँ आपका जन्म हुआ है, माता पिता का क्या नाम है, किस तरह के सीख और संस्कार मिले हैं आपको? बिल्कुल। देखिए, मेरा जन्म उदयपुर का है जी। और बाय चाइल्डहुड मैं जैसे और बच्चे होते हैं उसी की तरह मैं वहीं पर पढ़ाई हुई मेरी सारी। जी। मेरे फादर बाबूलाल शर्मा वहीं एक प्राइवेट जॉब में थे। जी। और सिंपल सोबर जो एक इकोनॉमिक होती है कि किराए से घर रहते थे हम लोग, और वही सब चाइल्डहुड मेमोरीज थी। जी। और पेंटिंग्स के उन दिनों जब मेरा बचपन था तो ब्लैक एंड वाइट टीवीज थे। जी। तो अगर मैं किसी बड़े आर्टिस्ट को देखता था जी। तो उनकी ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स ही मुझे नज़र आती थी। जी। तो वो एक कारण था और उनकी बातें और वो सब चीज़ें तो मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी, बट मैं उनके रंगों को नहीं समझ पाता था। क्या? तो घर में सबसे पहला रंग जो कपड़े धोने वाली नील होती है, जी। वो मुझे नज़र आया। जी। और जब वो नज़र आया तो वही एकमात्र ऐसा फ्री कलर था जो मैं ज़्यादा घोल सकता था, ज़्यादा पेंटिंगें बना सकता था। जी। और उनसे मैंने काफ़ी आकृतियाँ वगैरह बनाई। जी। वो धीरे धीरे फिर जब मैं बड़ा हुआ तो पेंटिंग्स में आया। आज नामी पेंटिंग्स हो चुकी है, कई कलेक्शंस में जा चुका है वो रंग। तो ये मेरा बचपन का एक छोटा क्या बात है। आज तो आप एज ए प्रोफेशनली पेंटर के रूप में, पेंटर्स के रूप में नाम अर्जित कर चुके हैं, अचीवर्स के रूप में भी देखा जाता है। जिस तरह से आपके लिम्का बुक आप रिकॉर्ड में भी नाम है, एक नहीं दो बार नाम है। साथ ही साथ आपके जो विज़न है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइज देखे जाते हैं। हाँ। लेकिन शुरुआत की बात करना चाहेंगे, पहली कौन सी वो पेंटिंग्स थी पेंटर के रूप में आपने तैयार की और जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं, अब मैं एक पेंटर के रूप में काम कर सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए, मैं जैसे कि कई बच्चे होते हैं, मैं भी बचपन में पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था। जी। तो मैंने जब 11th क्लास में, बट ठीक है, लक बाई चांस कभी फेल नहीं हुआ। जी। और 11th क्लास में जब एज ए ड्राइंग सब्जेक्ट लिया तो पहला ऑब्जेक्ट जो मुझे किस्मत ने दिया, वो जो एक सामने रेंडरिंग के तौर पे मुझे तोड़ने के लिए और ड्राइंग बनाने के लिए मिला, वो एक ब्लू जग था। जी। तो वो मैंने उसको वहाँ से चालू किया। फिर जैसे जैसे मैं पेंटिंग्स और इनकी पढ़ाई करता गया तो मेरी पढ़ाई वगैरह इन्हीं पे रही। जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट राजस्थान से मेरी बैचलर डिग्री हुई। बेंगलोर से मेरी पढ़ाई हुई। इसी के साथ साथ देश विदेश में, मॉस्को में, रशिया में, अमेरिका में बहुत सारी मेरी प्रदर्शनियाँ लगी। तो वो मेरी पेंटिंग्स में आ गया और उसमें मैंने काफ़ी सारे सीरीज आर्टवर्क्स किए। मेल्टिंग स्कल्पचर ऑफ गणेशा, लाइफ इन उदयपुर, अंडर वाटर, यूनिवर्स सीरीज। तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती चली गई। और जैसा आपने जिक्र किया कि लिम्का बुक ऑफ में मेरा नाम आया, तो ये एक मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। पर किसी भी कलाकार, कोई भी कलाकार कभी भी ऐसी रूपरेखा या सम्मान की अवार्ड के लिए कोई कार्य नहीं करता है। ये एक प्रकृति, कोइंसिडेंस, कुछ सम्मान, कुछ नाम। आज अगर ब्लू पेंटर मुझे किसी ने छवि में दिखाया है, दर्शाया है, तो मैंने कभी बचपन में एक्सेप्ट नहीं किया था। ना मेरा कोई ऐसा टारगेट था कि मैं फर्स्ट प्राइज़ लाऊं या मुझे ब्लू पेंटर नाम मिले। ये प्रकृति ने मुझे, आप लोगों के थ्रू, किसी के थ्रू मुझे दिया टैग नेम, और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। सही बात है। कलाकार को टैग नेम मिलना ही एक बड़ा अचीवमेंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हर कलाकार चाहता है कि उसकी एक अलग पहचान हो, और हर कलाकार की तभी पहचान बनती जब वो सभी कलाकारों के बीच में रहकर भी अपना कुछ अलग से देने की कोशिश करता, और वो खूबी आपके भीतर देखी जाती और आपने देने की कोशिश की। अगर देश भर की बात की जाए, दुनिया भर में आपकी पेंटिंग्स पसंद की गई है। देश भर में कौन कौन सी एग्जीबिशंस में, म्यूज़ियम में आपकी पेंटिंग्स लगी हुई है? क्योंकि तरह तरह की पेंटिंग्स होती है, ट्रेडिशनल होती है। आप जो पेंटिंग्स करते हैं उसकी भी एक अलग सी विधा है। क्या कहते हैं उसे, किस तरह समझना चाहेंगे, किस तरह आप समझाना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह की मैं पेंटिंग्स करता हूँ उसे इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट बेसिकली बोला जाता है। और मेरी पेंटिंग्स कई गैलरीज में, कई म्यूजियम्स में, और स्पेशली प्राइवेट कलेक्शंस जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
कॉरपोरेट सेक्टर्स के लोग हैं, उनके पास मेरे पेंटिंग्स काफ़ी है। और जो बेसिकली इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट जो हम बात करते हैं, आज आपके इंदौर के जो एक हुसैन जी बड़े नाम रहे हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे एक आम आदमी किसी ज़मीन को खरीदता है फ्यूचर में पैसे कमाने के लिए, ऐसे ही बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग अपने घरों में विशाल और काफ़ी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स खरीदते हैं। तो वो एक पूरा एक अपनी, और किसी भी आर्टिस्ट की अपनी खुद की एक भाषा होती है। बिल्कुल। तो आज अगर मैं ब्लू छवि में नज़र आता हूँ या मेरे पेंटिंग्स में ब्लू रंग नज़र आता है, तो वो मेरा एक अपनी भाषा है, अपनी एक छवि है, जिसको कि ऐसा नहीं है कि मतलब, और वही छवि को बनाने के लिए एक आर्टिस्ट को सारी मेहनत करनी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से ब्लू कलर ने आपको बहुत प्रभावित किया है, इसके पीछे कोई ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लू कलर अपने आप में इतना डीप है कि कई बार मेरे से ऐसी बातें हुई कि सिर्फ ब्लू कलर ही क्यों, या आप मतलब दूसरे कलर्स में क्या पेंटिंग बनाने नहीं जानते हैं, ये सारी चीज़ें रही। बट एक इंडियन फिलोसफी या माइथोलॉजी आप कहें कि किसी न किसी चीज़ों से आप बार बार टकराते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ मेरे साथ रहा। मैं इंडियन रेलवे का जो ब्लू कलर है, छतों पे जो ब्लू कलर्स के नील से काम हुए हैं ट्रेडिशनल वे में, तो इन चीज़ों से मैं बहुत प्रभावित रहा। झील का ब्लू कलर, आसमान का ब्लू कलर, ये सारे एलिमेंट्स मुझे बहुत प्रभावित करते थे। तो मैंने उनके आंसर में कई बार मैंने ये चीज़ कही है कि ब्लू प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं, और धरती को में 3/4 पार्ट समुद्र का है। तो बिल्कुल सही कहा। जितने भी कवि, महान कलाकार और ये जो आए हैं, वो सिर्फ धरती पे रह कर के परिकल्पना में इतना बड़ा दृष्टिकोण हमें इतिहास में दे चुके हैं। लेकिन अगर मैं 3/4 की खोज में अगर जाता हूँ, तो मुझे लगता है मेरी उम्र, मतलब मेरी पूरी उम्र कम पड़ेगी। तो मुझे उस विशाल ब्लू की खोज में वैसे ही मुझे लंबा सफ़र तय करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे बोर होने वाला कभी नहीं हूँ। तो मैं उसकी यूनिवर्स की खोज में और समुद्र की खोज में अपने आप लगा रहता हूँ। क्या बात है, क्या ये सारी बहुत ही खूबसूरत। जिस तरह से व्यापक दृष्टिकोण आप रखते हैं, एक कलाकार का इसी तरह का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, और कल्पना शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त व्यापक होना चाहिए, वो आपके भीतर देखी जाती है। आपके आयु महज अभी यूँ कहें कि बहुत युवावस्था जैसी ही लगती है, लेकिन आपका विजन जो है काफ़ी देखा जाता है। आपके अचीवमेंट्स की यदि बात की जाए, तो आपने वो कौन सी बड़ी पेंटिंग्स तैयार की है जो? देखिए, अचीवमेंट्स मोर देन 100 सर्टिफिकेट्स मेरे पास होंगे जो कि बच्चे के होते हैं, और राज्य पुरस्कार, स्टूडेंट पुरस्कार, ललित कला पुरस्कार, राज्य सम्मान। अमेरिका में एक बार मेरी जीवनी भी आई पूरी, और कई मोर देन 48 लगभग इंटरव्यूज मेरे दूरदर्शन, बिग FM, काफ़ी रिनाउंड आकाशवाणी देश के, उन पे भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे इनके पीछे कोई विज़न नहीं था, बट ये किस्मत ने मुझे दिए। और किसी भी उम्र का कला से कुछ लेना देना नहीं होता है, नहीं कोई दाढ़ी मूंछों से लेना होता था, मेरा ऐसा मानना है। आज स्वामी विवेकानंद या कोई बड़े पर्सनालिटी 16 साल की उम्र पे अकबर अगर गद्दी पे बैठ गया, तो ये एक सरस्वती माँ है जिसकी कृपा कभी भी हो सकती है, किसी उम्र में भी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं बड़ी दाढ़ी या कुछ अलग गेटअप से ही आप आर्टिस्ट बन पाएंगे, वो एक बिल्कुल अलग ट्रायंगल है। वो थोड़ा कमज़ोर रहता है, वो कुछ समय के लिए आपको पब्लिसिटी दिला सकता है, बट आफ्टर ऑल आपका हार्ड वर्क और आपकी खुद की एक भाषा, आपकी खुद की एक कला ही आपको आगे ले जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है। तो मैं उन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा दूर रखता हूँ, और एक सिंपल लाइफस्टाइल की तरह, वही एक जो ऑर्डिनरी बॉय दिखते हैं या यंग लोग दिखते हैं, वैसे ही मैं रहता हूँ ना। मैं वो सब चीज़ें मैं कम ही करता हूँ। हाँ, सही बात है। आपका असाधारण व्यक्तित्व जो है, हाँ जी, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप कलाकार तो बेहद उम्दा है, लेकिन जितनी सादगी के साथ रहते हैं, जितने विनम्र भाव से रहते हैं, कहीं ना कहीं जो पहुँचा हुआ कलाकार रहता है, तो कई बार अपना खुद का एक प्रोटोकॉल मेंटेन करता है कि नहीं, कलाकार है तो आर्टिस्ट है, और ब्लू आर्टिस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे बातचीत करने के लिए हमें हो सकता है कि बहुत देर बाद समय मिल सके, लेकिन आपने जितनी सहानुभूति के साथ, सहृदयता के साथ में हमसे भी बातचीत की, और यहाँ आने वाले जितने भी कला प्रेमी लोग थे उनसे भी बातचीत की। मैं खुद अभिभूत हूँ आपके व्यक्तित्व से भी। आपने खूब सारा नाम कमाया है। आगे के गोल की बात करना चाहेंगे, किस तरह के गोल है इस कला को आपके क्षेत्र में आगे लेना चाहते हैं? आगे मेरे कई ऐसे विजन्स हैं। मैं अपने आप को, जो कि दृष्टिकोण विशाल मुझे भगवान ने दिया है, तो मैंने अपने आप को सीमित नहीं रख रखा है। और अगर मुझे मौका मिला
कभी सौभाग्य रहा तो भारत सरकार के साथ में जितने भी देश के सर्कल्स हैं जी उन पे इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट को लेके प्लस उस शहर के हिस्टोरिकल चीज़ों को लेके मैं कुछ आर्ट वर्क्स करना चाहूँगा। प्लस जितनी भी केव्स हैं कुछ NHI को भी मैंने कुछ भेज रखी है ड्राइंग्स वगैरह, तो जितनी भी टनल केव्स हैं उन विशाल पहाड़ों को भी मैं नीले रंग में रंग के और कुछ नए आयाम देना चाहूँगा। तो अगर मेरी जीवन में ऐसा सौभाग्य रहा तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ और एक आर्टिस्ट के पास में ऐसे आर्टिस्ट मेरे पास हैं, और मेरे को अगर ऐसा सौभाग्य मिला तो मैं ज़रूर देश और उसके पीछे देश का भी कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी या समाज कहीं ना कहीं मुझे याद रखेगा, ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट रहेगा। तो ऐसे मेरे बहुत सारे विजन्स हैं। बिल्कुल आपने जिस तरह से शरद जी ये बात कही, और मैं तो मानता हूँ कि ब्रह्मांड में यदि आप कोई बात बोल देते तो उस बात को कहने की शक्ति भी ईश्वर के द्वारा ही मिलती है। और हम जैसे लोग जब सकारात्मक रूप से अपने मुखारबिंद से कोई सकारात्मक बात कहते हैं तो ब्रह्मांड उसी बात को सच और चरितार्थ करते हुए हमारे साथ में लाता है। क्योंकि हम देखते हैं दिव्या की नगरी में बैठे हुए कैंडिस आर्ट गैलरी में आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हमने पाया है कि खूबसूरती यदि दिखाना है तो आर्ट के माध्यम से दिखाई जा सकती है। खास बात तो ये है कि चित्रकार ही शहर को खूबसूरत बना सकता है। जिस अंदाज में हमारा शहर इंदौर शहर देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर कहलाता है, और यहाँ भी कहीं ना कहीं स्वच्छता को 4 चांद लगाता है। यहाँ पर दीवारों पर बने आर्ट चित्रकारिता आपने देखी होगी हमारे शहर में, और ईश्वर आपकी जिस तरह की इच्छा है वो जरूर पूर्ण करेगा। पिछले दिनों देखा वैश्विक महामारी का दौर चला, कोविड-19 का, ऑनलाइन पेंटिंग्स एग्जीबिशन भी हुई, आपने भी हिस्सा लिया होगा। कितना रिस्पॉन्स रहा वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो कैसा रहा चित्रकार के? क्योंकि अवसाद के दौर में पूरी दुनिया है, ऐसे में आप जैसे चित्रकार जब रंग भर देते हैं अपने आर्ट के माध्यम से तो वो रंग लोगों के जीवन में भी भरा जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक बार फिर वो खुशियों से लोटपोट नजर आते हैं। कितना सहमत है मेरी बात से? देखिए बिल्कुल, जब पूरा साल हम लॉकडाउन के साथ में घर में थे जी, तो मैंने पहली बार ये महसूस किया बिल्कुल सही कि कलाकार एक ब्रह्मांड की तरह एक जगह से पूरे देश को चमका सकता है। बिल्कुल मैं आपको, मुझे खुद को मेरे ऊपर ताज्जुब हुआ कि मैं फरवरी से पिछले साल घर से बाहर नहीं निकला, पूरा दिसंबर तक घर में था, लेकिन इतने सारे जजमेंट, इतने सारे ऑनलाइन सेमिनार्स, इतने सारे इंटरव्यूज़ मैंने घर पे बैठ के दिए। मेरी पेंटिंग्स करके ऑनलाइन एग्जीबिशंस, इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल एग्जीबिशन सोलो मेरे नाम से हुई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे शहर से, अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया मतलब दिल्ली से, हैदराबाद से, तो मुझे रियली एक जैसे एक पावर का अनुभव हुआ, तो वो मैंने महसूस करा। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी उस छोटी सी एनर्जी की वजह से काफ़ी लोगों में बदलाव आया, और उसकी वजह से लोगों को एक टाइम ही नहीं मिला कि कोरोना के बारे में सोचने का। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स थे कि लोग मेरे कामों को एंजॉय कर रहे थे। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे इंटरव्यूज़ देख रहे थे, और ऐसा नहीं कि वो स्टॉप हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं किसी भी वे में मुझे फॉलो कर रहे थे। मेरा पेंटिंग देख के वो भी पेंटिंग बना रहे थे। तो ये एक कलाकार का मूल काम ही यही है जी। आज अगर देश के नामी पुराने चित्रकार या कलाकार हमें इतने खजुराहो और इतनी ऐतिहासिक इमारतें या इतनी सब चीज़ें नहीं दे के गए होते, तो हम लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बोरिंग होती। बिल्कुल सही कहा। तो एक आर्टिस्ट का बहुत सारा कारण ये है कि वो समाज के डिप्रेशन को कम करे। बिल्कुल, और समाज को आज मुझे सौभाग्य मिला कैनरिस के द्वारा इंदौर में आने का, तो ये कैनरिस के थ्रू एक माहौल बना, और इसकी वजह से आज कहीं ना कहीं जो कवरेजेस आप लोगों के द्वारा आए, आप लोगों का जो सहयोग रहा, तो उसके थ्रू एक इंदौर के माहौल के अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी आई, तो उसका लाभ मुझे मिला। तो ये सब चीज़ें बड़ी प्रभावित करती है, और ये कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी का एहसास कराती है। मतलब वो ये सब जो समाज मुझे इज्जत देता है या जो भी अचीवमेंट्स मुझे मिले हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टॉप नहीं होना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल सही कहा। तो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है आपका, क्योंकि मुझे अगर मैं हारता हूँ तो लाखों लोग हारते हैं, लाखों बच्चों का मन दुख होता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि बस अब उनके लिए भी और खुद के लिए तो ऑब्वियसली हर इंसान काम कर रहा है, तो करना है, काफ़ी कुछ करना है। तो ये शरद जी आपका जो व्यक्तित्व काफ़ी मोटिवेशनल मुझे महसूस हो रहा है व्यक्तिगत रूप से। जिस अंदाज में आप बोलते हैं, सादगी से बोलते हैं, लेकिन बात हमेशा बहुत बड़ी बोलते हैं। एक चिंतक जो है आगे बढ़ना चाहता है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि विपरीत समय में किस तरह आसानी से सकारात्मक भाव से अपनी कला के माध्यम से वो आप हर मुकाम
पर जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। आज के युवा कलाकार, जो नवोदित कलाकार हैं, जो आर्ट गैलरी में अपनी एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, अभी आर्ट के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, किस तरह उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव है। पहली बात, आपने केवल 20 साल, केवल 2 दशक चित्रकारिता की है, लेकिन इतनी शिद्दत से की, मुझे ऐसा लगता है कि 100 दशक का कलाकार भी आप जैसा ही होता होगा, मेरे अनुभव के अनुसार। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप यंग जनरेशन की मेरी बात करें तो ये मेरी एक मॉरल ड्यूटी है कि मैं किसी भी प्रकार का उसको झांसा नहीं दूं। बिल्कुल सही। आप कहाँ भी काम करें, किसी भी गैलरीज के थ्रू करें, किसी भी आर्टिस्ट के पास में करें, कहीं भी प्रोफेसर्स के साथ सीखें, आप अपना सिंप्लिसिटी रखें जी। बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को ऐसा ना समझे कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हो गया हूँ तो मैं किसी से ना मिलूँ या मैं किसी को रेस्पेक्ट नहीं दूँ। और सबसे मेन, आपका काम जितना आप सिंप्लिसिटी रहेंगे, ईश्वर की दया से वो बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही। और किसी भी तरीके से आप कहीं से भी प्रभावित होते हैं तो चोरी ना करें। मतलब चोरी का मतलब आप कुछ दिनों तक उससे सरवाइव कर लेंगे। आज सपोज आप मेरा आर्ट वर्क देख रहे हैं या किसी रिनाउंड आर्टिस्ट का काम देख रहे हैं, शरद का ब्लू काम देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे दिन से ब्लू में चालू हो गए। आप लाइफ इतनी बड़ी है, आप खुद को खोजें। मैंने कोई बिग आर्टिस्टों से, बहुत सारे देश के वर्ल्ड लेवल के आर्टिस्टों के साथ मेरा नाम जुड़ा। बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में भी मैं लोगों से इंस्पायर हुआ। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं बड़े माहौल में वीआईपी जगहों पे जाने के बाद मैं अपने आप को चेंज कर लिया या मैं मेरे एलिमेंट को भूल गया। क्या बात है। तो ऐसा नहीं कि मैं उनकी लाइफस्टाइल को देख के उनके एलिमेंट्स को लेने लग गया। कुछ टच आप कंटेंट, मार्केटिंग टच आप जरूर गुड स्किल्स डेवलप करें, लेकिन आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी खुद की लाइफस्टाइल, आपकी खुद के आर्टवर्क्स का डायमेंशन आप बिल्कुल चेंज मत करें। तभी आपको अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे, अच्छे आर्ट बायर्स मिलेंगे, और जो अच्छे आर्ट बायर्स, अच्छे आर्ट लवर्स हैं वर्ल्ड लेवल के, वो इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट को, किसी भी तरीके की आर्ट को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। क्योंकि आप मूव नहीं करते हैं, लेकिन वो जो बड़े वर्ल्ड लेवल के आर्ट वर्क्स है जो कि करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीदते हैं, वो 10 मिनट में आपके पास भी होते हैं, 10 मिनट बाद यूरोप के कलाकार के पास भी होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि आपने एक दिन पहले इंटरनेट से फ्रांस की या पेरिस की किसी की पेंटिंग देखी और दूसरे दिन आपने यह बना के आपने सोचा कि हम इसको बाजार में बेचें। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी ही ओरिजिनल फॉर्म रखिए। धीरे 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 आपको खुद को लगेगा कि समाज में, जैसे समाज ने मुझे ब्लू पेंटर के तौर पे इज्जत दी है, ऐसे आपको भी कुछ न कुछ एक अच्छी छवि मिलेगी, आपको एक नाम मिलेगा, और वो आपको बहुत ही एक नायाब डिवाइन फीलिंग करवाएगी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा काम कर पाएंगे। चलिए शरद जी, आपने जिस अंदाज में नवोदित कलाकारों को एक सीख दी, एक प्रेरणा दी, वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ आप स्वयं भी अपने भीतर आत्मसात कर चुके हैं कि कितनी सादगी से अपने काम को करना। भले ही काम बड़े करो, लेकिन अपने विचार सादगीपूर्ण रखो, अपना व्यक्तित्व असाधारण बना के रखो, जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति आपकी कला को भी देखे, एक कलाकार से चर्चा भी कर पाए। यदि उसे कम समझ आ रही कला तो उसे समझने की कोशिश करें। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, चित्रांकन कार्यक्रम के दौरान चर्चा की। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।